नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्योल। तो अपने राजस्थान की जियोग्राफी चल रही थी और राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान का भौतिक विभाजन चल रहा था। राजस्थान के भौतिक विभाजन के प्रकार तो अपने पढ़ लिए थे कि राजस्थान में कितने प्रकार के किस किस प्रकार से अपने बांटे थे कि भौतिक विभाजन है वो किस किस प्रकार से पाया जाता है। किसी में 3 प्रकार से पढ़े थे, किसी में 4 प्रकार से पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो मुख्य रूप से अपने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट लेते हैं अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी आज अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्णन करेंगे। देखो भी इस प्रदेश के क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिम दिशा में पाया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो हो जाएगा लगभग 61%। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो जनसंख्या हो जाएगी 40%। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या अपने क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या वो क्या न्यूनतम में पाई जाती है। यानी क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 61% और जनसंख्या कितने निवास करती है, यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर देखो भी थोड़ा सा मैप में और देख लेते हैं इसको। ये अपना राजस्थान का मैप हो जाएगा। ये प्रदेश यहाँ पर था अपने। ठीक है, यानी इसको जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा थी वो क्या करती थी, 2 भागों में बांटती थी। यानी जो अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा क्या है, 2 भागों में बांटती है, या फिर यूं बोल सकते हैं शेष राजस्थान से इसको क्या करती है, अलग करती है। उसके बाद में यहाँ से एक रेखा गुजरती थी जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा क्या है, इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। और जो 50 सेंटीमीटर है ये पूरे राजस्थान को, या फिर जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको शेष राजस्थान से अलग करती है। ठीक है, अब इसको क्या अपने जो 2 भाग है, एक तो इधर वाला हो जाएगा थली और ये हो जाएगा अपना मारवाड़। ठीक है, थली था इधर वाला जिसे अपने बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और मारवाड़ था वो था अपने सामने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, यानी ये 2 भाग अपने क्या बांट दिए इसके, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे थली बोलते हैं और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे अपने मारवाड़ बोलते हैं। थली है उसको भी 2 भागों में बांटा था अपने, जैसे एक तो हो जाएगा ठीक है, थली को 2 भागों में बांट देंगे अपने, एक तो हो जाएगा अपने बालुका युक्त यानी जिसमें के बालुका पाई जाती है, और दूसरा पड़ा था अपने बालुका मुक्त प्रदेश। ठीक है, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। बालुका मुक्त की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा था अपने, इर्ग, रेग और हमादा। ठीक है, यानी बालुका मुक्त है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया अपने, इर्ग में कर दिया था, रेग में कर दिया था और हमादा में कर दिया। क्योंकि अपने जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ एक क्षेत्र है जहां पर क्या बालू नहीं पाई जाती है, तो वो प्रदेश कौन सा हो जाएगा, बालुका मुक्त प्रदेश हो जाएगा। इर्ग यानी रेतीला मरुस्थल, हमादा हो जाएगा पथरीला मरुस्थल और रेग हो जाएगा मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। यानी ये 3 भाग पढ़े थे अपने। ठीक है, उसके बाद में जो मारवाड़ है या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अपने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। ऊपर हो जाएगा अपने यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी, तो घग्गर का बेसिन। यहां पर हो जाएगा अपने शेखावाटी प्रदेश, राव शेखा ने बसाया था जिसे। यहाँ पर हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि और ये हो जाएगा अपना गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश या फिर लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। घग्गर का बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और गोडवार या लूणी बेसिन। ठीक है, उसके बाद में देखो इस क्षेत्र की क्या विशेषता है। पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। अवशेष के बारे में चर्चा करेंगे और भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहले तो अपने चर्चा कर लेते हैं अवशेष की।
अवशेष, यानी जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है किसका अवशेष है। 2 नंबर चर्चा करेंगे अपने भाग की कि ये किसका हिस्सा या भाग है। तो देखो अवशेष की बात करें तो जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, टेथिस सागर का, टेथिस सागर का, यानी टेथिस सागर का अवशेष है, जिसके कारण कि अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, नदी नाले पाए जाते हैं। ठीक है, भाग की बात करें तो ये है ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग या हिस्सा है। यानी जो अपने जो थार का मरुस्थल है वो किसका भाग है, अफ्रीका के ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। और अवशेष की बात करें तो अवशेष किसका हो जाएगा, टेथिस सागर का अवशेष हो जाएगा। उसके बाद में देखो और आगे चर्चा करें तो इसके बारे में देखो, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश, जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे सहारा हो गया, टकलामकान हो गया, अफ्रीका का मरुस्थल हो गया, अरब का मरुस्थल हो गया, उन सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, थार के मरुस्थल में। यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश इसी का हिस्सा है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, तो यानी विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और बात करें अपने थार के मरुस्थल की तो यानी विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व, यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने थार का मरुस्थल। 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी और जो मरुस्थल है विश्व के जो सारे के सारे वीरान है लगभग, लेकिन अपने जो थार का मरुस्थल है यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो भाग अपने थार का मरुस्थल, उसमें क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पाया जाता है। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है ईश्वरी प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश के नाम से पुकारा था, रुक्ष प्रदेश। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि रुक्ष प्रदेश किसे कहा जाता है या किसने कहा था। तो देखो भी ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश किसे कहा था, अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के थार के मरुस्थल को कहा था। फिर अपने थार के मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल है वो भारत में, थार का मरुस्थल है वो भारत में 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से, मूल रूप से तो राजस्थान में, उसके बाद में गुजरात में, फिर हो जाएगा अपने पंजाब में और फिर हो जाएगा हरियाणा में। यानी जो थार का मरुस्थल है वो भारत में 4 राज्यों में पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। और लगभग 2,33,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वो भारत में 2,33,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 1,75,100 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है। यानी लगभग 90-92% है वो क्या है, जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फिर बात करें अपने थार के मरुस्थल की तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान। ठीक है, तो यानी भारत में तो इसको क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल बोलते हैं या फिर भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, चोलिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर अपने बात करें थार के मरुस्थल की या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसमें कितने जिले पाए जाते हैं, तो वो ध्यान रखना भी, इसमें कुल 12 जिले पाए जाते हैं, 12 जिले। यानी जो अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश इसमें कितने जिले शामिल है, 12 जिले शामिल है। लेकिन योजना प्रदेश या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
योजना प्रदेश या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश है इसमें 11 जिले माने हैं अभी। वैसे तो इसमें कितने जिले माने जाते हैं, 12 जिले माने जाते हैं, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने जिले माने, 11 जिले माने। तो कौन सा जिला शामिल नहीं किया इन्होंने, तो यानी इन्होंने हनुमानगढ़ जिले को शामिल नहीं किया है। ये कहते हैं कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो मरुस्थलीय श्रेणी में नहीं आता, वो कौन सी श्रेणी में आता है, मैदान की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार कितने जिले हो जाएंगे, 11 जिले, ठीक है। और वैसे मूल रूप से कितने मानेंगे, 12 जिले। वो 12 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अपने हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। यानी एक तो अपने पूरा का पूरा बीकानेर संभाग हो जाएगा, फिर शेखावाटी के क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर, तो इसमें चूरू तो आएगा इसमें, और सीकर और झुंझुनू 2 ये हो जाएंगे। उसके बाद में हो जाएगा अपने नागौर, उसके बाद में अपने ले लेंगे जोधपुर संभाग को, जैसे जोधपुर खुद, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और पाली। यानी इसमें कुल कितने जिले हो जाएंगे, 12 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से, वो देखो भी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और बाड़मेर। तो ये आ जाएंगे अपने 12 जिले। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने जिले माने हैं, इसमें 11 जिले माने हैं, ठीक है। उसके बाद में और चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखो भी, जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये देखो थार का मरुस्थल है, उसके बारे में बात करें तो थार का मरुस्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के, ठीक है, ऋतु चक्र को नियमित करता है, ऋतु चक्र को नियमित करता है, ठीक है। तो यानी जो थार का मरुस्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को क्या करता है, नियमित करता है। यानी जो थार का मरुस्थल है इसी के कारण यहाँ पर क्या बनता है, अपने न्यून वायुदाब केंद्र बनता है, और अपने मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में वहां पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है, जिसके कारण कि अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो यानी अपने मानसून में जो महत्वपूर्ण भूमिका वो किसकी रहती है, थार के मरुस्थल की भूमिका रहती है, ठीक है। उसके बाद में और देखो भी इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या है, उनके बारे में अपने क्या चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भी थार के मरुस्थल की बात करें तो इसमें कुछ एक स्थान फेमस है। जैसे एक तो अपने बात करें 2-3 शब्द आते हैं, जैसे धोरे, धरियन, धोरे, धरियन। उसके बाद में चौहान नलकूप, चौहान या चंदन नलकूप, ठीक है। बट्टाड़ू का कुआं, बट्टाड़ू का कुआं। उसके बाद में लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, पीवड़ा सर्प, पीवड़ा सांप, समगांव, बरखान, ठीक है। और उसके बाद में मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का मार्च। यानी ये मुख्य मुख्य कुछ एक टर्में हैं जो लगभग थार के मरुस्थल से संबंधित और हमेशा इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो धोरे, यानी रेत के टिल्लों को क्या बोलते हैं, रेत के टिल्लों को
दोहरे बोलते हैं। यानी अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में क्या जो बालू का मिट्टी है उसके जो बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने दोहरे बोलते हैं। ठीक है, साहित्य भाषा में भी इसको क्या बोला जाता है, दोहरे बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा नाम टिब्बे भी, यानी इनको टिब्बे भी कहा जाता है और साहित्यिक भाषा में दोहरे भी बोलते हैं। जैसे अपने एक गीत आता है ना, धरती दोहरा रे, ठीक है, आ तो सुरगा न शर्मावा पर देव रमण आवे, तो यानी दोहरे क्या बोलते हैं इसको, जो रेत के टिल्ले होते हैं उनको साहित्यिक भाषा में बोला जाता है। दरियन की बात करें तो जैसलमेर में स्थानीय भाषा में, जैसलमेर में स्थानीय भाषा में जो रेत के टिल्ले हैं उनको क्या बोला जाता है, दरियन बोला जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। उसके बाद में चौहान या चंद नलकूप, इसे कहा जाता है भी थार का घड़ा, थार का घड़ा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, चौहान या चंदन नलकूप को कहते हैं, जो कहाँ पर पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। उसके बाद में बटाड़ू का कुआं, इसे बोलते हैं राजस्थान का अमृत सरोवर या थार का अमृत सरोवर, थार का अमृत सरोवर या फिर राजस्थान का अमृत सरोवर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यानी बटाड़ू का कुआं ये अपने बाड़मेर पाया जाता है। कहते हैं कि इसमें क्या दिन में पानी क्या पर्याप्त मात्रा में आता रहता है, लोग उसको यूज लेते हैं, फिर दोबारा उतना ही पानी क्या इसमें आ जाता है, यानी मुख्य जल का स्रोत रहा है यहाँ पर बटाड़ू में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थार का अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके बाद में बात करें अपने लाठी सीरीज की। देखो भी ये पीछे कांस्टेबल में पूछा गया था कि लाठी सीरीज क्या है, एक बार क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में, राजस्थान कांस्टेबल में, कि लाठी सीरीज क्या है, तो कुछ एक लोगों ने कहा था घास की पट्टी है, किसी ने कुछ कहा था, लेकिन जो लाठी सीरीज है वो क्या है, भूगर्भिक जल पर पट्टी है, भूगर्भिक जल पर पट्टी, भूगर्भिक क्या है, जल पर पट्टी है लाठी सीरीज, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर क्या है, लंबी। यानी चौड़ी तो कितनी है, 80 किलोमीटर चौड़ी हो जाएगी और 60 किलोमीटर ये क्या है, लंबी है। और इसी लाठी सीरीज में एक घास उगती है जिसका नाम है सेवण घास, सेवण घास जो दुधारू पशुओं के लिए क्या है, अति उपयोगी मानी गई है। ठीक है, तो यानी लाठी सीरीज क्या हो जाएगी, भूगर्भिक जल पट्टी हो जाएगी, न कि घास की पट्टी है। लेकिन सेवण घास है वो इसके ऊपर पाई जाती है, जो क्या दुधारू पशुओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पीवणा सांप, इसके बारे में बहुत बार चर्चा की गई है भी, पीवणा सांप, पीवणा सर्प, ये राजस्थान में ही पाया जाता है, अपने जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का मरुस्थल। देखो पीवणा सर्प की एक विशेषता होती है, ये कभी किसी को डसता नहीं है, अति महत्वपूर्ण विशेषता है। बाकी जो सांप या सर्प होते हैं वो क्या करते हैं, इंसानों को डसते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा सर्प है जो क्या किसी इंसान को डसता नहीं है, केवल ये क्या करता है, व्यक्ति के सांस के नजदीक आके और उसमें क्या जहर घोल देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये पीवणा सांप की क्या अपने अलग विशेषता है। ठीक है, उसके बाद में एक गाँव पड़ता है यहीं पर, समगांव। ठीक है, जो समगांव है वो राजस्थान का नहीं, भारत का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, यानी इस गांव में आज तक के वनस्पति नहीं उग पाई है। तो पूर्णतः वनस्पति रहित जो गांव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, समगांव हो जाएगा, जो कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। हाँ, जैसलमेर से याद रखना चाहो तो जैसलमेर के नाचना ऊंट भी प्रसिद्ध है भी, नाचना ऊंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नाचना ऊंट है वो कहाँ के है, तो नाचना ऊंट जो प्रसिद्ध है वो कहाँ के है, जैसलमेर के है। उसके बाद में बात करें अपने बरखान की, तो बरखान है सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, यानी इनकी जो गति है वो सर्वाधिक होती है, यानी आज यहाँ पर है तो कल क्या किसी और जगह पर बन जाएंगे। तो यानी सर्वाधिक जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। और इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, यानी जो बरखान है इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। उसके बाद में देखो भी दो टर्म आती है अपने सामने, मरुस्थल का विस्तार और मरुस्थल का मार्च।
दोनों देखो भी अलग अलग चीज़ है। जैसे मरुस्थल के मार्च की बात करें तो मार्च से जैसे याद रखना सेना होती है वो क्या करती है, दुश्मनों के खिलाफ मार्च करती है। कई बार सुनती है कि आज सेना ने मार्च किया, तो मार्च का मतलब वो क्या एक ही दिशा में क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो यानी मरुस्थल का एक ही दिशा में आगे बढ़ना क्या कहलाएगा, मरुस्थल का मार्च कहलाएगा। यानी मरुस्थल के मार्च का मतलब क्या हो जाएगा, मरुस्थल का एक ही दिशा में विस्तार। यानी मरुस्थल का जो एक ही दिशा में विस्तार होता है उसको तो क्या बोलते हैं, मरुस्थल का मार्च बोलते हैं। उसके बाद है मरुस्थल का विस्तार या मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण भी बोल सकते हैं अपने, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या होता है, तो देखो भी मरुस्थलीकरण का आशय है कि मरुस्थल का चारों ओर विस्तार, ठीक है। यानी जैसे मरुस्थल है उसका चारों दिशाओं में जो विस्तार हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपने, मरुस्थलीकरण बोलते हैं। और जो एक ही दिशा में होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, मरुस्थल का मार्च कहते हैं। तो यानी ये क्या टर्में हैं जो अपने आप में क्या है, प्रसिद्ध है, उनके बारे में लगभग अपने क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये था भी अपने थार का मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके क्या अपने विशेषताएं पढ़ी है। यानी इनमें कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, इनमें कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल तो सर्वाधिक 11.61%, जनसंख्या वो 40% के लगभग निवास करती है, ठीक है। अब देखो भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी मरुस्थल को, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का मरुस्थल है, इसको पूर्व दिशा में बढ़ने से कौन रोकता है। तो याद रखना जो थार का मरुस्थल है या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको पूर्व दिशा में रोकने का जो काम करती है वो कौन करती है, अरावली करती है। अरावली के कारण जो थार का मरुस्थल है वो क्या पूर्व दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता, उससे टकरा कर क्या है वहीं पर सिमट जाता है। अगर अरावली न होती तो पूरा का पूरा राजस्थान क्या है मरुस्थल की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी वो क्या हवा के साथ क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित होती रहती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ये था भी अपने राजस्थान के भौतिक विभाजन का पहला भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। और लगभग इसी से क्या है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के आंकड़े बार बार पूछे जाते हैं, तो एक दो बार इसका क्या आप रिवीजन कर लेना, आराम से याद हो जाएगा अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दोस्तों आज तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल अपने जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उनके बारे में, यानी जो 3 भाग और है इसके, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली और हाड़ौती का पठार, उनके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे।